सर चालू करेंगे? भोसले सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ 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 मैडम। हाँ, हाँ, ओके। वेलकम मंत्री। हाँ सर। नमस्ते। आज के प्रोग्राम में पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, एक्सपोर्ट क्वालिटी के पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स देने के लिए एनआरसी ग्रेप पुणे से दीपेंद्र सर आए हुए हैं। दीपेंद्र सर जी को और किसान नेट ऐप के कुलकर्णी सर को और मैडम को, हमारे कंपनी के चेयरमैन साहब और डायरेक्टर और कनेक्ट हुए सारे किसान भाइयों को जमखंडी एपीओ की तरफ से हार्दिक वेलकम बोलता हूँ। नमस्ते सर। दीपेंद्र सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यादव सर जी। मैडम, कैन यू हियर मी? ओके हाँ सर। ओके ओके सर। सर का वो ये शेयर हो। स्टार्ट करूं मैं? हाँ सर जी, कैन यू स्टार्ट? सभी को नमस्कार। आज हम अंगूर के अंदर कीट नियंत्रण विषय पर चर्चा करेंगे कि एक्सपोर्ट वाले जो बागायतदार हैं, अंगूर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं विभिन्न देशों में, मुख्यतः यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों में, तो पेस्ट मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी है हमारा, और कैसे हम इफेक्टिव तरीके से जो अंगूर में कीटक आते हैं उनसे हमारे प्रोड्यूस को और हमारे बगीचों को बचा सकते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज सही आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। जैसे मुझे आइडिया है कि आपका जो किसान ऐप है उसके जरिए लगभग सभी विभाग जो हैं अंगूर के वो जुड़े हुए हैं, जैसे नासिक, सांगली, शोलापुर, पुणे, इवन बीजापुर और शोलापुर एरिया है, पंढरपुर, वहाँ के भी बाकायदार आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो सभी एरिया के अंदर में हम कवर करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, और ताकि बाद में भी जो बागायतदार है वो देख सकें, इसको रेफर कर सकें। अभी जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उनमें वहां से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद में हम स्टेज वाइज जाएंगे कि अलग अलग स्टेज के ऊपर में क्या क्या की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। सर जी, और थोड़ा जोर से बोल सकते हैं सर जी? हाँ जी, थोड़ा और जोर से बोल, पास है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो करंट एक प्रॉब्लम है उसके बारे में। अब ठीक है क्या? ठीक है। ओके सर। पंढरपुर, शोलापुर, सांगली, उस्मानाबाद और इवन नासिक में भी चिंचवड़ एरिया जो है वहाँ पे हमको कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं कि गडलर बीटल जो है उसका अटैक दिखाई दे रहा है। तो गडलर बीटल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कैसे उसका नियंत्रण करना है। गडलर बीटल जो है सिर्फ नए बगीचों में नुकसान पहुंचाता है, जैसे 2 साल या उसके कम जो उम्र के बगीचे हैं उन्हीं के ऊपर में आपको डैमेज दिखाई देगा। सोनाका, सुपर सोनाका, माणिक चमन, ये जो वेराइटीज है, ये SSN भी कोई नाम है जिसका मुझे रिपोर्ट मिला था कि उसमें भी गडर बीटल का अटैक है। तो ये मुख्य वेराइटी है जिनके ऊपर में हमको अभी तक पता चल रहा है कि इनमें गडर बीटल का अटैक आ रहा है। तो ज्यादातर बगीचे नए बगीचे हैं, पहले साल के बगीचे या कुछ एक बगीचे जो सेकेंड ईयर के भी है जिनके अंदर में गडर बीटल का अटैक आ रहा है। ये क्या कर रहा है बीटल कि रात के टाइम में बाहर निकलता है, और इसके जो बाहर निकलने का टाइम है वो है करीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद का। तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बाहर निकलेगा और झाड़ के ऊपर जाएगा, झाड़ के ऊपर जाके झाड़ के जो खोड़ है उसके ऊपर में चारों तरफ से गडलिंग कर देगा। ज्यादातर केस के अंदर में क्या होता है कि गडलिंग जो है वो सिर्फ खोड़ को बाहर की तरफ से होगा,
ज्यादा पूरे खोड को कट नहीं करेगा। ऐसा जो डैमेज होता है कि पूरे खोड को उसने कट नहीं किया और हल्का गर्डलिंग है बार की तरफ में, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम हील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मोर देन 95% केसेस, 95% से भी ज्यादा केसेस में आपको यही दिखाई देगा कि इस तरीके का गर्डलिंग हो रहा है। ये गर्डलिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, गर्डलिंग कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये जो झाड़ है उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले कोई इंसेक्टिसाइड से, जैसे इमिडाक्लोप्रिड आप ले सकते हैं आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से, उससे उस पोर्शन को जहाँ पे गर्डलिंग हुआ है उसको अच्छे से धो लीजिए। तो उसमें अगर जो अंडे होंगे या बच्चे निकले होंगे वो मर जाएंगे उसके अंदर में। फिर उसके ऊपर में चारों तरफ में गोबर लगा दीजिए, गाय का गोबर उसके ऊपर में आप लगा देंगे, तो क्या होगा कि 10-15 दिन बाद में जितना भी घाव हुआ है वो हील हो जाएगा, पूरा भर जाएगा वो, और झाड़ पुनः स्वस्थ हो जाएगा। फिर एक बार पुराना हो गया बगीचा, फिर उसके बाद में गड्डर बीटल का अटैक नहीं आएगा। जो झाड़ पूरे तरीके से कट हो चुके हैं तो उसमें एक ही उपाय बचता है कि नीचे से फिर से एक काड़ी उठा लीजिए और ऊपर उठा के उसको फिर से शुरू कर दीजिए, नया प्लांट तैयार कर लीजिए, नया झाड़ तैयार कर लीजिए। ज्यादातर केसेस में कोई भी फवारनी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हार्डली 50-60 झाड़ होंगे जिनमें आपको गर्डलिंग दिखाई देगी, और इक्का या दुक्का झाड़ होगा जिसके ऊपर में आपको पूरा कट किया हुआ दिखाई देगा, इससे ज्यादा डैमेज नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में 5-6 या 10 झाड़ ही आपको दिखाई देंगे, 50 झाड़ तो फिर भी एक्सेस जो है। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आपको फवारनी करने की जरूरत है, तो रात के टाइम में 9-9:30 बजे के बाद में आप फवारनी कर सकते हैं। मेन जो खोड है उसी को आपको धो के निकालना है। इवन वलांडा के ऊपर में भी इतना डैमेज आपको दिखाई नहीं देगा, जो कोर्डोन है उस पर डैमेज नहीं दिखेगा, जो मुख्य तना है, मुख्य खोड है, मेन ट्रंक है, उसी पे आपको इसका डैमेज दिखाई देगा। तो उसी के ऊपर में स्प्रे कवरेज करना आपको 9:30 बजे के बाद में। औषध क्या क्या है जो इसके ऊपर काम करते हैं, जितने भी बीटल पे काम करते हैं, जैसे कि लेम्डासाइलोथ्रिन, फिप्रोनिल, स्पाइनोसाइड, इमिडाक्लोप्रिड, ये जो है ये इसके ऊपर में काम करेंगे। तो इनका फवारनी रात के टाइम में दे सकते हैं, पर ये खर्चा करने की जरूरत ज्यादातर केसेस के अंदर में नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना डैमेज नहीं होता कि आपको फवारनी का खर्चा करना पड़े। आपको लग रहा है कि फिर भी आपको कुछ करने की जरूरत है, डैमेज ज्यादा लग रहा है, तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि रात को 9-9:30 बजे के बाद में हाथ में बैटरी लेके, टॉर्च लेके बगीचे में जाइए। कोशिश कीजिए 9:30 बजे के बाद में जाइए, क्योंकि उसी के बाद में वो एक्टिव होता है। जिस झाड़ पे उसने कल रात को कट किया है, अगर आपको पता चला कि कल रात को ये वाला झाड़ कट किया, तो दिन के अंदर जाके आपने देखा उसको, तो उस पर रिबन बांध लीजिए, टैग कर लीजिए उस झाड़ को। उसी झाड़ के ऊपर में वो अगली रात को भी बैठा हुआ आपको दिखाई देगा, या उसके आसपास वाले झाड़ के ऊपर में बैठा हुआ दिखेगा। टॉर्च की मदद से जाइए, वहीं पे आपको बैठा मिलेगा, उसको हाथ से पकड़ के मार दीजिए। तो वैसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या रात को बगीचे के अंदर में वैसे भी आप स्कैन कर सकते हैं बीच में घूम घूम के कि कहाँ पे आपको गडलर बीटल दिखाई दे रहा है। उसका मृग होता है ब्राउन से कलर का, लाइट ब्राउन से कलर का, तो इजिली आप उसको, वो गडलिंग करता हुआ आपको वहां पे दिखाई भी दे जाएगा। तो इस तरीके से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। पर एकदम से क्या होता है ना कि अक्टूबर के महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा जगह पे इसका डैमेज दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हर जगह व्हाट्सएप के ऊपर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है कि इसका अटैक आ रहा है, इसका अटैक आ रहा है। पर इतना ज़्यादा डैमेज इसका नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। और कोई भी फवारनी करने का सामान्यतः कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है इसके लिए। हल्का फुल्का डैमेज होता है, वो प्लांट अपने आप हील हो जाएगा। और कुछ अगर आप इसके मृग को मारना चाहते हैं तो रात के टाइम में आप टॉर्च लेके हाथ से इसको मार सकते हैं आसानी से। रात को अगर बगीचे में जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सांप वाप भी हो सकते हैं उस टाइम में रात को, तो उससे भी बच के रहिएगा। तो ऐसा ना हो कि आप गडलर बीटल मारने जाएं और सांप के चपेटे में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। केयरफुल रहिएगा रात के टाइम में बगीचे जाते टाइम में। फिर जो कीटक की समस्या है उसमें मुख्य अभी हमको दिखाई दे रहा है कि फ्ली बीटल जो उड़दिया है वो ज्यादातर जगह पे दिख रहा है। उड़दिया डैमेज क्या करेगा? जो नया फूट आ रहा है उसके ऊपर में डैमेज करेगा। फिर बाद में जो उसके पत्ते निकलेंगे उनके ऊपर में भी थोड़ा बहुत डैमेज आपको दिखाई देगा, पर वो डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि नई फूट आ रही है, नई स्प्राउटिंग हो रही है, उस पर आपको डैमेज दिखाई देगा। कंट्रोल कैसे करना है इसको कि मेनली हमारे पास में जो है वो इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं फ्ली बीटल कंट्रोल करने के लिए।
स्प्राउटिंग के टाइम में जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा स्प्राउटिंग शुरू हो रहा है, थोड़ा सा बड स्वेलिंग स्टेज शुरू हो गया, हल्का सा थोड़ा सा फूलने लग गया जो कली है उसका, तो उस टाइम में हमको क्या करना है, प्रिवेंटिव एप्लीकेशन देना है इमिडाक्लोप्रिड का। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल का जो है 0.4 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका प्रिवेंटिव एप्लीकेशन करना है। तो इसके मल्टीपल फायदे आपको होंगे कि जो उड़दिया है वो कंट्रोल होगा, तुड़तुड़े थोड़े बहुत आने शुरू हो गए होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे, थ्रिप्स कंट्रोल होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा पर हल्का फुल्का थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर साथ ही साथ में आपका मिलीबग जो माल फॉर्मेशन करता है शूट के ऊपर में, नए जो शूट आ रहे हैं उसके ऊपर में, वो वाला भी कंट्रोल हो जाएगा इसके साथ में। तो एक प्रिवेंटिव एप्लीकेशन आप मान के चलिए कि आपको करना ही है। जैसे ही स्प्राउटिंग शुरू होने लग जाए, बड स्वेलिंग शुरू हो, हल्का फुल्का स्प्राउटिंग शुरू हो गया, उस टाइम में आप एक प्रतिबंधात्मक फवारणी आप दे सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड का। फिर उसके बाद में मेजर स्टेज ये है कि जब उड़दिया ज्यादा डैमेज कर सकता है, ये स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, 4-5 दिन का जो पीरियड होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि सेकंड एप्लीकेशन की आपको जरूरत है, दूसरा कोई कीटनाशक की फवारणी की जरूरत है, एक से आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो उस केस के अंदर में आप लेम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। लेम्डासाइलोथ्रिन आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से, एकड़ में करीबन 200 मिली का डोज जाएगा लेम्डा का। फवारणी करने का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है उड़दिया के लिए। हमने अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्वेशन लिए, सुबह 6 से 7 बजे के आसपास ऑब्जर्वेशन लिया, फिर दोपहर में ऑब्जर्वेशन लिया हमने, शाम के टाइम में ऑब्जर्वेशन लिया और रात के टाइम में ऑब्जर्वेशन लिया। तो हमने देखा कि उड़दिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो करीबन 9-9:30 बजे के आसपास में रहता है, ऊपर कैन के ऊपर में रहता है। तो रात के टाइम में आप फवारणी कीजिए। पहले हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सुबह के टाइम में ज्यादा रहता है, पर अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हमने रात को 9-10 बजे के टाइम का ऑब्जर्वेशन उस टाइम नहीं लिया था। तो रात को 9-10 बजे के टाइम में जो उड़दिया होता है वो केन के ऊपर में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा। तो उस टाइम अगर आप फवारणी कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है इमिडाक्लोप्रिड या लेम्डासाइलोथ्रिन या फिप्रोनिल या स्पिनोसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा किसी तरीके से। तो ये बहुत इफेक्टिव केमिकल हैं जो कि उड़दिया के ऊपर काम करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका कंट्रोल करने के लिए आपको दिखाई देगा। फिर बाद की स्टेज के अंदर में भी आता है, तो जो थ्रिप्स के लिए आप कीटनाशक यूज करते हैं जो इनमें से ही हैं, जैसे कि फिप्रोनिल या फिर स्पिनोसाइड, स्पेनोट्राम आप यूज करेंगे तो उसमें उड़दिया कंट्रोल हो जाएगा। CIB-RC का जो लेबल क्लेम है वो एक और केमिकल का है उड़दिया कंट्रोल करने के लिए, वो है साइंट्रेनिलिप्रोल। जो कि बेनेविया के नाम से मार्केट में आता है। साइंट्रेनिलिप्रोल का लेबल क्लेम है उड़दिया कंट्रोल करने के लिए, पर उससे उड़दिया कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेनेविया जो है साइंट्रेनिलिप्रोल वो सिर्फ एंटीफिडेंट इफेक्ट कोज करेगा, टेम्परली कुछ दिनों के लिए उड़दिया खाना छोड़ देगा, पर कुछ दिन बाद में 3-4 दिन बाद में वो मरेगा नहीं, फिर से वो खाना शुरू कर देगा। तो काफी महंगा केमिकल है साइंट्रेनिलिप्रोल, लेबल क्लेम है उड़दिया के लिए, पर उड़दिया के लिए इफेक्टिव इतना नहीं है, तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना। जो इफेक्टिव केमिकल है उसके अंदर में उड़दिया के लिए हमारे पास में है जो लेबल क्लेम है वो इमिडाक्लोप्रिड और लेम्डासाइलोथ्रिन जो अच्छे से काम करते हैं। फिर थ्रिप्स के लिए जो लेबल क्लेम है वो भी कई केमिकल हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं इस पे, जैसे कि फिप्रोनिल, स्पाइनोसाइड, स्पाइनोट्राम है, वो अच्छा रिजल्ट आपको इसका दे देंगे कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे पास काफी चॉइसेस हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं। फिप्रोनिल के केस में ध्यान रखिएगा कि लेट स्टेज में जैसे फूल आने की अवस्था है उसके बाद में आपको इसका प्रयोग नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा कि आपका सैंपल फेल होने के चांसेस रहेंगे काफी ज्यादा, क्योंकि एक बार आपने फूल आने की अवस्था है उसके बाद में एक भी स्प्रे दे दिया तो फिप्रोनिल डिटेक्शन में आएगा और इसका MRL वैल्यू काफी कम है, जैसे ही डिटेक्ट हुआ सैंपल फेल हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट वाले खासतौर पे ध्यान रखें कि अगर फिप्रोनिल का यूज करना है, वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको एक एप्लीकेशन फिप्रोनिल का करना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बिल्कुल अलग मोड ऑफ एक्शन है। बाकी कीटनाशक से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसके जो आपका ये है थ्रिप्स, फ्ली बीटल और जिनका आप जैसे जेसिड है, तुरतुड़े है, उनके लिए जो केमिकल यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस ब्रेक करने में आपको मदद मिलेगी। तो मल्टीपल फायदे हैं इसके कि आपका क्या क्या कंट्रोल होगा, फ्ली बीटल उड़दिया कंट्रोल होगा, अड़ी कंट्रोल होगा इससे, जो स्पोडोप्टेरा अड़ी हमारे पास में आता है बगीचों के अंदर में, थ्रिप्स कंट्रोल होगा और आपका साथ ही साथ में उड़दिया कंट्रोल होगा। तो फिप्रोनिल के मल्टीपल फायदे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
इनिशियल स्टेज के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन आप अपने शेड्यूल के अंदर में लेके चलिए इसको कि बिल्कुल अलग मोड ऑफ एक्शन है, तो ये आपको एक रखना चाहिए एक एप्लीकेशन कम से कम इसका। फिर उसके बाद में आता है कि ऊर्जा का इशू इसके अंदर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। बीच बीच में इक्के दुक्के आपको हमेशा दिखाई देंगे क्योंकि इसके बच्चे जमीन में रहते हैं और वो बार बार उस बच्चे बड़े होते रहेंगे और उनसे अडल्ट निकल के बाहर आता रहेगा। पर लेट स्टेज में आपको इतना डैमेज दिखाई नहीं देगा, बस इधर उधर घूमते हो आपको फ्ली बिटल दिखाई देगा। थोड़ा बहुत टॉलरेंस आप रखिए, पूरा का पूरा उसको मारने की कोशिश मत कीजिए। अगर डैमेज दिख रहा है उसी टाइम में आप फवारने की प्लानिंग कीजिए। अदरवाइज जो आप थ्रिप्स के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके अंदर में ये भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है कि छांटनी के जस्ट बाद में क्या करना है। एक और चीज है जो कि प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है, वो है कि लाल रंग का जो खोड़ अली है वो काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है। दरविशिया कदम्बी नाम का खोड़ अली है और 2016 से अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वैसे ये टाइम निकल गया है, ये सही टाइम नहीं है इसको कंट्रोल करने का। हमारा एक फेसबुक पेज है, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर क्रिएप्स नाम से हमारा पेज है। उसमें हम टाइम टू टाइम जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होती है कीटक की उसके ऊपर में वीडियोस डालते रहते हैं। जून महीने के अंदर हमने इसके ऊपर में लाल रंग का जो खोड़ अली है उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर में हमने वीडियो डाला था। सही टाइम जो था उसको कंट्रोल करने का जुलाई और अगस्त का है। पर अभी भी अगर आपको साल के नीचे दिखाई दे रहे हैं लाल रंग का जो खोड़ अली है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से फल छांटनी से पहले पहले। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि साल निकालना है जितना भी लूज बार्क है, साल निकालने से 90% तक खोडली जो लाल रंग का खोडली है दरविशिया कदम्बी वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो झाड़ है खोड़ और लांडा दोनों को 1.5 से 2 लीटर एक झाड़ के हिसाब से लेमडा साइलोथ्रिन जो मेटाडोरिया के नाम से आता है 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से, इससे कम प्रमाण के अंदर में काम नहीं करेगा। 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से खोड़ और बुलांडा को हमको 2 बार धो के निकालना है 7 से 10 दिन के अंदर में। तो उससे क्या होगा कि जो लाल रंग का खोड़ अली है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और फिर वो अंदर नहीं जाएगा खोड़ के अंदर में। पर जो खोड़ अली है सितंबर महीने के अंदर में अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो अंदर चला गया वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का ड्रेंचिंग करने से या किसी भी तरीके से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत से कंपनीज हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सोइल ड्रेंचिंग के लिए बता देंगे कि हाई डोज के ऊपर में ये केमिकल आप यूज करो तो उसका कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल कंट्रोल नहीं मिलने वाला किसी से भी। अंदर चला गया आप उसको अगर हाथ से पकड़ के चीर के झाड़ को निकालेंगे तभी वो मरेगा, अदरवाइज किसी भी तरीके से आप उसको नहीं मार सकते। पेट्रोल काम कर सकता है पर पेट्रोल डालना काफी मुश्किल रहेगा और बहुत सारे झाड़ इन्फेक्टेड होते हैं उसके अंदर में और पेट्रोल का खुद का नुकसान होता है, तो इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते पेट्रोल का। फिर है कि छाटनी के जस्ट बाद का हमारा बात कर रहे थे हम, साल निकालने की बात थी। तो साल निकालने की बात में ये साल के नीचे जो लाल रंग का खोडली होता है वो रहता है। तो साल निकालना है हमको। साल निकालने से क्या होगा कि मिलीबग कंट्रोल करने में हमको काफी फायदा मिलेगा। साल वही निकालना है जो कि ढीला हो, टाइट साल है उसको हम नहीं निकालेंगे, अदरवाइज झाड़ को नुकसान हो जाएगा। साल निकाल के एप्लोड जो इंसेक्टिसाइड है, बुप्रोफेजिन जो इंसेक्टिसाइड है वो 1.25 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से खोड़ बुलाना अच्छे तरीके से हमको धो के निकालना है। तसल्ली के साथ में उसको एप्लीकेशन देना बिना जल्दबाजी किए हुए। जितना अच्छे तरीके से आप कवरेज देंगे उतना अच्छे तरीके से आपका मिलीबग कंट्रोल होगा। अगर मिलीबग पहले से है तो आप हफ्ते या 10 दिन बाद में उसको रिपीट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक चीज का ध्यान रखना है खोड़ बुलाना धोने के लिए कि इस साल में जो है वो लेबल क्लेम एक और औषध को मिला है जो कि है स्पायरोटेट्रामेट। स्पायरोटेट्रामेट का प्रयोग हमको खोड़ बुलाना धोने के लिए नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्पायरोटेट्रामेट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि सिर्फ पेट में जाने से ही कीटक के काम करेगा। इसलिए हमको क्या करना है कि स्पायरोटेट्रामेट है उसको सिस्टेमिक होने के लिए पत्तों की जरूरत पड़ती है। पत्ते के ऊपर गिरेगा तभी वो सिस्टम के अंदर में आएगा, क्योंकि उसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम दोनों तरह का मूवमेंट पाया जाता है। तो वो पूरे प्लांट के अंदर में सिस्टमिक होगा, मिलीबग को कंट्रोल करेगा। और मिलीबग को कंट्रोल करने में कम से कम उसको 7 से 15 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे प्लांट में उतना सिस्टम में आने में टाइम लगता है उसको। तो खोड़ बुलांडा अगर आप धोएंगे स्पायरोटेट्रामेट से जो कि मूवेंटो के नाम से मार्केट में आता है तो वो आपका मिलीबग कंट्रोल नहीं करेगा।
क्योंकि क्लोरोबुलांडा से उसकी सिस्टेमिसिटी नहीं होगी और मेनली ये सिस्टेमिक एक्शन से ही काम करता है। तो क्लोरोबुलांडा धोने के लिए अभी भी हमारे पास में जो बेटर ऑप्शन है वो है बुप्रोफेजिन, तो उसी को आप प्रेफर कीजिए। फिर पत्ते आने के बाद में अगर मिलीबग का अटैक आ रहा है तो आप फवारनी करने के लिए स्पायरोटेट्रामेट का यूज कर सकते हैं। स्पायरोटेट्रामेट का एडवांटेज ये रहेगा हमको कि मिलीबग के साथ साथ में लाल कोड़ी भी कंट्रोल होता है। फिर बिल्कुल अलग मोड ऑफ एक्शन है, तो जो सोइल ड्रेंचिंग में आप नियोनिकोटिनाइड यूज कर रहे हैं, इमिडाक्लोप्रिड या थाइमिथोक्सेम या क्लोथेनिडीन या बुप्रोफेजिन का बार बार से आप प्लांट वॉश कर रहे हैं, क्लोरोबुलांडा धो के निकाल रहे हैं, तो उससे जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मिलीबग में, वो स्पायरोटेट्रामेट तोड़ने के लिए हमारी मदद करेगा। ये हो गया मिलीबग के बारे में, फ्री बीटल। फिर थ्रिप्स के लिए जो थ्रिप्स मेजर हमारा इशू है और रेगुलर पेस्ट है जो कि हमारा लंबे टाइम तक अटैक करता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो थ्रिप्स का प्रजाति है वो दो तरह के हमारे अंगूर के अंदर में आते हैं। एक तो सेटोथ्रिप्स डोर्सालिस जो कि पीले रंग का थ्रिप्स आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टिकी पैड बेचते हैं मार्केट के अंदर में पीले रंग को थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, तो कोई भी स्टिकी पैड है वो इस प्रजाति के ऊपर में काम अच्छे तरीके से अंगूर में नहीं करेगा। पर अंगूर में एक और प्रजाति आती है जो कि होती है काले रंग की थ्रिप्स की प्रजाति, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं रिपीफोरोथ्रिप्स क्रुएंटेटस। ये प्रजाति जो है वो स्टिकी ट्रैप लगा के बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। कौन से कलर का जो है, कौन से रंग का स्टिकी पैड है जो कि काम करेगा इसके लिए? पीले रंग का जो स्टिकी पैड है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से काले रंग के थ्रिप्स को अंगूर में कंट्रोल कर सकता है। आपको ज्यादा फवारनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बगीचे के अंदर में काले रंग का थ्रिप्स अटैक है, पीले रंग की टी शर्ट पहन के या शर्ट पहन के आप बगीचे में चले जाइए, सारे के सारे जितने भी है ना, आपको वहां पे खड़े हुए थोड़ी देर के लिए, तो जो थ्रिप्स आसपास में है झाड़ के ऊपर में काले रंग वाले थ्रिप्स, वो आपकी टी शर्ट पहन के बैठ जाएंगे। तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन उनको होता है पीले रंग की तरफ में। तो पीले रंग का अगर आप स्टिकी पैड लगाएंगे बगीचे के अंदर में, तो काले रंग का जो थ्रिप्स है रिपीफोरोथ्रिप्स, वो अच्छे तरीके से उसमें आके कंट्रोल हो जाएगा। पर जो पीले रंग का थ्रिप्स हमारे बगीचे में आ रहा है उसके लिए स्टिकी पैड काम नहीं करेगा। फिर स्टिकी पैड जो है वो लगाना कहाँ पे? अगर आप जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर लगाएंगे स्टिकी पैड को तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, बजाय कैनोपी या कैनोपी के ऊपर लगाने के बजाय में। तो जमीन के पास में स्टिकी पैड आप लगा सकते हैं उस केस में। फिर मॉनिटरिंग के बारे में कि मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है थ्रिप्स के लिए, कि आप बगीचे में जाएं और डेली या अल्टरनेट डे आप बगीचे के अंदर में जाके देखें कि थ्रिप्स कितना है पॉपुलेशन। थ्रिप्स मेजर करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे एक पेपर लिया, वाइट पेपर, ये काड़ी है, काड़ी को ऐसे हम झटक के देखेंगे और पेपर के ऊपर में काउंट करेंगे कितना थ्रिप्स हमको दिखाई दे रहा है। तो ये नॉर्मल मॉनिटरिंग का तरीका है हमारा। फिर किस टाइम में दिन के हमको ऑब्जर्वेशन लेना है? नॉर्मली हमने ये देखा कि अगर आप सुबह के टाइम बगीचे में जाएंगे या शाम के टाइम में बगीचे में जाएंगे तो आपको थ्रिप्स कम दिखाई देगा। जो हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक का कंडीशन है अंगूर का, फल छांटने के सीजन के अंदर में थ्रिप्स जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो दोपहर के टाइम में कैनोपी पे दिखाई देगा। तो दोपहर का टाइम जो होता है 1-2 बजे के आसपास का, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है देखने के लिए थ्रिप्स का पॉपुलेशन कितना है। फिर कुछ लोगों को क्या होता है कि ये मानते हैं कि अगर बारिश हो गया तो थ्रिप्स को कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा बारिश हुआ तो थ्रिप्स का हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तक कंट्रोल देगा, फिर से थ्रिप्स का जो है पॉपुलेशन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट मत रहिए कि बारिश आने से थ्रिप्स आपका कंट्रोल हो जाएगा। वो टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा पर लंबे टाइम तक आपको उसका फायदा बारिश का नहीं मिल पाएगा। फिर बात आती है कि अगर दोपहर के टाइम में थ्रिप्स ज्यादा है तो हम दोपहर के टाइम में फवारनी करें क्या? थ्रिप्स के लिए हम कॉन्टैक्ट एक्शन से काफी कम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मेन जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं थ्रिप्स से वो होता है सिस्टम में, क्या कहते हैं, पेट में जाने से, स्टोमक एक्शन होता है, उसको हम टारगेट करते हैं। तो पेट में जाके काम करने में थ्रिप्स के लिए टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो एक बार आपने कोई केमिकल स्प्रे किया थ्रिप्स का तो उसका रिजल्ट आने में आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, तो उतना आपको वेट करना है थ्रिप्स के लिए। फिर क्या है और इश्यूज हमारे जो हैं कि स्प्रे के लिए फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसके लिए हमने एनआरसी ग्रेप्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, एंड्रॉयड के लिए है वो, प्ले iOS के लिए नहीं है। ये ऐप का नाम है डेल्टा टी कैलकुलेटर। तो डेल्टा टी कैलकुलेटर क्या है और
ये आपको स्प्रेइंग के लिए सही कंडीशन है या नहीं वो आपको बताएगा। तो डेल्टा टी कैलकुलेटर पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं डेल्टा टी कैलकुलेटर। तो ICR NRCG के नाम डेवलपर के नाम से जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है और ऑफलाइन काम करती है, आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, एक बार डाउनलोड करने के बाद में इसको यूज करने के लिए। काफी छोटा सा ऐप है, 2 MB का ऐप है और कोई ऐड वगैरह भी नहीं है उसके ऊपर में, तो फ्री है टोटली। तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपना स्प्रे कंडीशन पता करने के लिए कि डेल्टा टी कितना है। उसमें वो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि डेल्टा टी होता क्या है, कितना डेल्टा टी होता है, तो सुटेबल कंडीशन है स्प्रेइंग के लिए या अनसुटेबल कंडीशन है। फिर उसके बाद में अगर सुटेबल कंडीशन नहीं है डेल्टा टी की, फिर भी अगर आपको फवारनी करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर में मोबाइल एप्लीकेशन में दी हुई है। फिर है कि एक और डाउट होता है बहुत से बगायतदारों के पास में कि फवारनी करने वाले हैं वो, पर बारिश का फोरकास्ट है कि दोपहर के बाद में बरसात हो सकती है, पर थ्रिप्स काफी ज्यादा है, उनको फवारनी करनी है, क्रिटिकल स्टेज है, तो क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि बारिश आ सकती है, काफी ज्यादा चांसेस हैं, पर आपको थ्रिप्स के लिए स्प्रे भी करना है, तो हमेशा ऐसे केमिकल को प्रेफर कीजिए जो कि सिस्टेमिक एक्शन हो या फिर जिसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन हो। तो क्योंकि अगर फवारनी करने के बाद में 2 से 4 घंटे के अंदर में वो पत्ते के अंदर चला जाएगा। कीटनाशक ज्यादातर क्या होते हैं कि हाईली सिस्टेमिक होते हैं, बाकी फंजीसाइड्स वगैरह की बजाय में। तो अगर बारिश के 4 घंटे बाद, फवारनी के 4 घंटे बाद में बारिश आती है, तो भी आपका कीटनाशक जो है फवारनी वो इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ऐसे केमिकल कौन कौन से हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, वो है सैंट्रेनिलीप्रोल जो बेनेविया के नाम से आता है, एक्सीलेंट काम करता है। फिर स्पेनोटोराम जो है उसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन पाया जाता है, नॉन सिस्टेमिक है पर उसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन होता है। तो 2 से 4 घंटे के अंदर में वो पत्ते के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में 4 घंटे बाद में बारिश हो तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि कीटनाशक का स्प्रे वेस्ट हो गया, ऐसा आपको फील नहीं होगा। फिर और क्या इश्यूज हैं थ्रिप्स के लिए कि अभी हमारे पास जो है कीटनाशक क्या क्या हैं, अलग अलग कीट जो है उनके लिए लेबल क्लेम क्या क्या है, उनका PHI क्या है, MRL वैल्यू क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है NRC की वेबसाइट पे अनेक्स्चर 5 जो डॉक्यूमेंट है रेजिड्यू मॉनिटरिंग प्रोग्राम का, उसमें मिल जाता है। अभी हमारे पास में काफी अच्छे केमिकल है थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, 5 केमिकल हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फिर जो मेजर इशू है वो है कि ये जो केमिकल है हमारे पास में, इनका जो प्रयोग है वो हम कैसे करें। जैसे फिप्रोनिल के बारे में आपको बताया कि फल जो फ्लावरिंग स्टेज है उसके बाद में उसका प्रयोग नहीं करना। फिर क्या होता है कि थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए एक बार बेरी सेटिंग हो गया, तो बेरी सेटिंग तक हमारा जो होता है वो मेजर पीरियड होता है। बेरी सेटिंग के टाइम में अगर थ्रिप्स नहीं भी आपके बगीचे में, आपको लग रहा है तो हफ्ते भर से आपने कोई भी फवारनी नहीं किया, तो एक प्रिवेंटिव एप्लीकेशन आप कर दीजिए, क्योंकि काफी ससेप्टेबल स्टेज होता है। 1 या 2 दिन के अंदर में भी काफी ज्यादा डैमेज आपको दिखाई दे सकता है। तो उस टाइम में आपको क्या कहते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना, प्रिवेंटिव एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट रहिए। फिर आपका सेटिंग के बाद में जितना काड़ी आपको चाहिए उतना आ गया, उसके बाद में जितना भी एक्सेस ग्रोथ है उसको आप निकालते रहिए। अगर सिर्फ उसी एक्सेस ग्रोथ को आप निकालते रहेंगे तो उसके बाद की स्टेजेस में थ्रिप्स आपको परेशान नहीं करेगा, फिर आपको थ्रिप्स के लिए ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 50 दिन हो गए छटनी करके, पत्ते मैच्योर हो गए, सेटिंग वगैरह हो गया, थ्रिप्स का डैमेज कम हो रहा है, उसके बाद में पत्तों के ऊपर में कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग मत कीजिए। अगर पत्तों के ऊपर में अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया 50 दिन के बाद में छांटने के, तो आपके बगीचे में लाल कोड़ी का प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। तो ये क्या क्या कीटनाशक हैं जो कि नुकसान आपका 50 दिन के बाद में प्रयोग नहीं करना, जिसमें स्पिनोसाइड, स्पेनोट्राम, इमिडाक्लोप्रिड जो है, थाइमिथोक्सैम, क्लोथाइनिडीन जो केमिकल है, ये जो केमिकल है, फिप्रोनिल तो फ्लावरिंग के बाद वैसे यूज नहीं करना हमको, तो इनका प्रयोग हमको बाद में नहीं करना। तो अगर आपको थ्रिप्स कंट्रोल करना है, तो उड़दिया कंट्रोल नहीं, थ्रिप्स कंट्रोल करना है जो बाद में आएगा, थोड़े बहुत तुड़तुड़े वो अभी आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर अली का अटैक हो सकता है अगर मॉइस्चर बढ़ गया तो उस केस में इमामेक्टिन बेंजोइड जो है प्रोक्लेम वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, उस टाइम आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर लाल कोड़ी कंट्रोल करने के लिए अबेमेक्टिन का लेवल क्लेम है। अबेमेक्टिन जो है लाल कोड़ी कंट्रोल करने के साथ साथ थ्रिप्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो लाल कोड़ी के लिए आप जब स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपका थ्रिप्स भी कंट्रोल हो रहा है।
तो ये इस तरीके का स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आपका पेस्ट का, क्या स्टेज है आपका, कौन सा कीटनाशक है आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, और थोड़ा सा उस तरीके का स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं उसमें। फिर एक और इशू आ जाता है कि काफ़ी अच्छे मोड ऑफ एक्शन के केमिकल हैं, एक्सीलेंट तरीके से थ्रिप्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। फिर अब सिचुएशन ये आ गई कि जो बेचने वाले हैं कीटनाशक वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, एंथुजियाज्म के अंदर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लेम करने शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ एक बागायतदार हैं जिनके यहाँ थ्रिप्स का मेजर नुकसान हुआ, उनको क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो सेल्स वाले हैं लोग वो क्या करते हैं कि हमारा केमिकल इतना इफेक्टिव है, एक बार आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करोगे आपको 15-20 दिन तक थ्रिप्स का अटैक नहीं आएगा। तो लोगों ने उनकी बात मान ली और 15-20 दिन तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया बगीचे में, तो उस टाइम के अंदर में थ्रिप्स ने काफी नुकसान कर दिया। कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर में आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको एक बार स्प्रे करने के बाद में इतने दिनों तक आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर में कंट्रोल डिपेंडेंट होता है। तो बगीचे में हमेशा आप जाके देखिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। फवारनी करने के बाद में निश्चिंत मत होइए। शुरू के जो 50 दिन होते हैं छांटने के वो काफी क्रिटिकल होते हैं, तो आप हर दिन या हर अल्टरनेट डे बगीचे में जाके जरूर मॉनिटर कीजिए कि क्या सिचुएशन है, खासतौर पे थ्रिप्स के लिए। फिर आता है कि ज़्यादातर इश्यूज हमने कर लिए हैं, तुड़तुड़े का रह गया है। तुड़तुड़े के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुड़तुड़े के लिए जो सबसे इफेक्टिव अप्रोच है वो ये है कि आप लाइट ट्रैप लगाइए। रात को लाइट की तरफ में, खासतौर पे सफेद रंग की लाइट की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं तुड़तुड़े। ज़्यादा गर्म लाइट नहीं होनी चाहिए, ठंडी लाइट होनी, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट होती है उस टाइप की जो होती है वो, उसकी तरफ में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठंडी लाइट, गर्म लाइट का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि लाइट के पास तो आ जाएंगे, फिर वो ट्रैप के अंदर में आके वो मरेंगे नहीं वहाँ पे। तो घर के अंदर भी आप लाइट ट्रैप बना सकते हैं, जैसे कि बगीचे के अंदर नहीं लगाना ट्रैप को बगीचे से 15-20 फीट बाहर की तरफ लगाना है, ताकि कीड़े हैं वो बाहर की तरफ चले जाए। साथ ही साथ में अड़ी के जो पतंग है वो भी आके उसमें कंट्रोल में हो सकते हैं। तो रात को आपको 7 बजे से 10 बजे तक ट्रैप लगाना है, या फिर आजकल सोलर लाइट से चलने वाले ट्रैप भी आते हैं जो कि अपने आप से ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। आजकल बहुत सस्ते आते हैं, 1500-2000 रुपए में ट्रैप आता है, और आपको सिर्फ 6 महीने बगीचों में चलाना है, जून महीने से लेके दिसंबर महीने तक, नवंबर दिसंबर महीने तक इतना ही टाइम होता है, और आसानी से 1 साल निकाल देते हैं ऐसे ट्रैप। तो लाइट ट्रैप तुड़तुड़े के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है। फिर केमिकल क्या क्या है जो कि काम करते हैं? फिप्रोनिल एक्सीलेंट काम करता है। इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 50% तक आपको रिजल्ट देगा। जो लेबल क्लेम है वो क्लोथेनिडीन का है सॉइल ड्रेंचिंग से, पर सॉइल ड्रेंचिंग से इतना अच्छा काम नहीं करता वो। फोलियर एप्लीकेशन से 0.15 ग्राम या 1-2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से अच्छे तरीके से वो काम करता है फोलियर एप्लीकेशन से, पर ऑफिशियल उसका रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि लेबल क्लेम नहीं है उसका फोलियर एप्लीकेशन के लिए। पर एक्सेलेंट इंसेक्टिसाइड है क्लोथेनिडीन तुड़तुड़े कंट्रोल करने के लिए। फिर इशू आ जाता है और केमिकल क्या क्या है? बुप्रोफेजिन है पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, 40-50% तक रिजल्ट आता है। साइंट्रेनिलिप्रोल है, वो भी 40-50% तक आपको तुड़तुड़े का कंट्रोल देगा, इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं देगा। फिर ये हमारे पास में ऑप्शन है क्या क्या है जो कि लेवल क्लेम है। लेमडा सेलोथेरिन एक्सीलेंट तरीके से काम करता है तुड़तुड़े कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोग थाइमेथोक्सैम के साथ मिक्स करके भी इसको यूज करते हैं, पर थाइमेथोक्सैम का लेवल क्लेम अभी अंगूर में नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि कब तक उसका लेवल क्लेम मिल जाए हमको। एक और टिप है तुड़तुड़े कंट्रोल करने के लिए कि जो सबसे इफेक्टिव आपका हो सकता है, कोई भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं उससे आपको दुगना रिजल्ट आ सकता है, वो ये है कि रात के टाइम में फवारनी करनी है। तुड़तुड़े हमेशा आपको थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद कैनोपी पे दिखाई देंगे 7-7:30 बजे के आसपास में, उस टाइम फवारनी शुरू करनी है आपको। और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ जो पीछे की तरफ रिवर्स साइड के अंदर लाइट होती है, उधर ज्यादा वाट का सफेद रंग का बल्ब लगाना है। स्प्रे करते टाइम रात को उसको जलाना है, तो क्या होगा कि जितने भी तुड़तुड़े हैं आसपास बगीचे के अंदर वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, और जहाँ पे फवारनी जा रहा है आपका वहाँ पे लाइट गिर रही है और वहाँ पे आके वो इकट्ठे होंगे और वहाँ पे फटाक से उसका रिजल्ट मिल जाएगा फवारनी कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल टिप से आप बहुत सारे स्प्रे बचा सकते हैं। जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं उसका आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिल सकता है, तो ट्रैक्टर के पीछे आप लाइट लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है तुड़तुड़े कंट्रोल करने के लिए। फिर एक इशू आ जाता है कि अभी जैसे बारिश हुआ इन दिनों में, और जो आर्द्रता है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है अभी। ऐसी परिस्थिति के अंदर में अली का अटैक आ सकता है। तो अली, जो बगीचा जिन्होंने छांटनी की है वो खासतौर पे ध्यान दीजिए कि अली का अटैक है या नहीं। रात को 9 बजे के आसपास में बगीचे में जाके देखिए, एक रात के अंदर में अगर आपने छांटनी की है, नई फूट आने वाली है आपकी, आपने छांटनी की है,
एक रात में स्पोडोप्टेरा अड़ी दूसरी छांटनी कर देगा। इतना ज्यादा नुकसान काफी कम टाइम के अंदर में हो सकता है। इसलिए अगर आपका छांटनी के बाद में नई फूट आने की अगर टाइम चल रहा है, बड जो है कली स्वेलन स्टेज के अंदर में आ गई है, नई फूट आ रही है, तो रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बगीचे में जाके देखिए टॉर्च लेके कि कहीं लश्कर अली जो है स्पोडोप्टेरा अली उसका अटैक तो नहीं है। अगर है तो आपको फिर क्या करना है कि जितना भी ऊपर दिखाई दे रहा है उस रात को वो सारा पकड़ के उसको मार दीजिए, क्योंकि उस पर कोई केमिकल काम नहीं करेगा उस स्टेज के अंदर में। कोई भी केमिकल इफेक्टिव आपको रिजल्ट नहीं देगा जब नई फूट आ रही है उस टाइम स्पोडोप्टेरा कंट्रोल करने के लिए। जब पत्ते होते हैं उस टाइम में आपको कंट्रोल मिल जाएगा, पर नई फूट के टाइम में इतना सफिशिएंट कैनोपी नहीं होता कि आपको रिजल्ट अचीव हो पाए किसी चीज का, तो हाथ से पकड़ के मार दीजिए। फिर क्या करना है आपको कि सबसे जो इफेक्टिव तरीका है बिना ज्यादा खर्चा किए, बिना केमिकल का प्रयोग किए, वो ये है कि अगर पुराना बगीचा है तो उसका ढीला साल निकालिए पहले, क्योंकि उसके साल के नीचे में स्पोडोप्टेरा जो लश्कर अली है वो छुपा हुआ रह सकता है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि सेलो टेप लगा दीजिए, जो खोड़ है उसके चारों तरफ जमीन से 2-3 फुट ऊपर। सेलो टेप में क्या करना है कि चिपकने वाला साइड है वो खोड़ की तरफ रहेगा, और जो चिकने वाला साइड है, फिसलने वाला साइड है, वो बार की तरफ रहेगा। तो खोड़ अली दिन के टाइम में नीचे जाती है, तो दिन में आपने क्या किया कि सेलो टेप लगा दिया, तो वापस जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो फिसलता रहेगा सेलो टेप से। बड़े वाली सेलो टेप लगानी है छोटे वाली, तो उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा और वो नीचे रहेगा बस, और ऊपर आपको कोई नुकसान दिखाई नहीं देगा। तो ये सिर्फ एक छोटा सा काम करने से भी आप स्पोडोप्टेरा अली से बच सकते हैं। अदरवाइज फल छांटने के बाद में जब नई फूट आती है उसमें अगर स्पोडोप्टेरा अली का नुकसान हो गया तो आप केमिकल बार बार स्प्रे करते रहोगे, आपको स्टेज में रिजल्ट दिखाई नहीं देगा किसी भी केमिकल का। तो ये एक टिप है अली कंट्रोल करने के बारे में उस स्टेज पे। फिर आता है कि ज़्यादातर कीटक हमने डिस्कस किए कि रेड स्पाइडर माइट एक इशू है जो कि मेजर है, लेट स्टेज के अंदर में आ सकता है। फिर एक हम मिस कर गए कि सोइल ड्रेंचिंग मिलीबग के लिए। तो फल छांटने की जो बाद का जो पीरियड है उसमें फ्लावरिंग जो स्टेज है, बेरी सेटिंग है, तो जैसे बेरी सेटिंग हो जाए उसके बाद में आप क्लोथाइनिडीन जो है उसका हमारा लेबल क्लेम है डेंड्राइट्सो का 200 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से उसका डोज है। सोइल ड्रेंचिंग आप उसका कर सकते हैं, तो उसको आपको करीबन 1 महीने तक मिलीबग जो है मैक्सिमम आपको उसी टाइम तक रिजल्ट दिखाई देगा, इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। स्पेरोटेट्रामेट का यूज़ कर सकते हैं आप, जब पत्ते आ जाए उसके बाद में मिलीबग कंट्रोल करने के लिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। फिर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही आपका पानी भरने की अवस्था आने वाली है, 10-15 दिन बचे हैं पानी भरने की अवस्था आने को, तो उस टाइम क्या करना है आपको अपलोड से अच्छे तरीके से खोड वलांडा प्रिवेंटिव वॉश करना है। तो जितना भी इनिशियल इनोकुलम है पानी भरने से पहले मिलीबग का, वो सारा का सारा आपको डिस्ट्रॉय करना है, पूरा का पूरा खत्म करना है। क्योंकि एक बार पानी भरने की अवस्था आई उसके बाद में पानी भरने की अवस्था के बाद में क्या है कि फिर मिलीबग घर के ऊपर आया, बंच के ऊपर आया, तो फिर आपका कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। और जो हमारे पास रजिस्टर्ड केमिकल है उनका पीएचए काफी ज्यादा है, आप लेट स्टेज में उनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि पानी भरने की अवस्था से पहले अपलोड से अच्छे तरीके से 2 के मिलीबग कंट्रोल कर लिया। फिर हर हफ्ते 10 दिन बाद में बगीचे में जाना है, हर झाड़ को देखना है कि कहीं पे मूंगे का मूवमेंट है क्या, चींटियां हैं क्या, मिलीबग है क्या, चिकट दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे झाड़ को रिबन बांध के टैग कर लेना है। फिर मार्केट के अंदर में ट्राइसलोक्सेन पॉलीईथर बेस्ड सर्फेक्टेंट आते हैं, जैसे कि शोर शॉट, ब्रेक थ्रू, सिल्वेट। इनका क्या करना है कि 0.3 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से सॉल्यूशन बनाना है। तेज प्रेशर के साथ में सिंगल गन से हर झाड़ को जिसके ऊपर में मिलीबग, चिकट या मूंगे दिखाई दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से धो के निकालना है। और एक झाड़ को 10 से 12 लीटर पानी लगेगा। सिर्फ स्पॉट एप्लीकेशन करना है पूरे बगीचे के अंदर में, ये नहीं करना, ध्यान रखिएगा। हर हफ्ते या 10 दिन बाद में करना है जहां भी मिलीबग दिखाई दे। तो आपके लास्ट में हार्वेस्टिंग की जो स्टेज आएगी, काटने की स्टेज आएगी, तब तक आपका मिलीबग कंट्रोल होते हुए रहेगा, ज्यादा मिलीबग आपका बगीचे में नहीं बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप मिलीबग कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ट्राइसलोक्सेन पॉलीईथर आपको कोई रेजिड्यू का भी इशू नहीं आना चाहिए इसके अंदर में। तो क्योंकि कोई केमिकल मतलब इंसेक्टिसाइड नहीं है ये, तो उसको धो के निकाल देगा। जितना मिलीबग, चिकट वगैरह जो है गंदे दिख रहे हैं बंचेस, उनको धो के निकाल देगा अच्छे तरीके से। और मिलीबग को क्या करता है कि पानी का सरफेस टेंशन कम कर देगा, और मिलीबग का जो स्पेरिकल्स होते हैं उनके अंदर फ्लडिंग कर देगा और उसको मार देगा।
फिर लाल कोड़ी के बारे में आपको बताया कि 50 दिन के बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग मत कीजिए, उससे लाल कोड़ी की संख्या बगीचे में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो इसके मित्र कीट हैं हमारे बगीचे में, स्टेथोरस रानी नाम का एक है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लाल कोड़ी को कंट्रोल करने में रखता है। ज्यादातर बागायतदारों को इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि काफी छोटे साइज का होता है। तो अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो ये मर जाएगा, इसलिए आपको लेट स्टेज में ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग पत्तों के ऊपर में नहीं करना। फिर हमारे पास अच्छे अच्छे केमिकल है रजिस्टर्ड, जैसे सल्फर है, पाउडर मिल्ड्यू के लिए है, बार बार आप एप्लीकेशन करेंगे तो लाल कोड़ी का प्रादुर्भाव अपने आप से कम रहेगा। फिर स्पाइरोटेट्रामेट है, उसका लेवल क्लेम है, अबेमेक्टिन का लेवल क्लेम है, बाइफेनाजेट का लेवल क्लेम। तो इतने केमिकल हमारे पास में हैं जो लाल कोड़ी के लिए हम यूज कर सकते हैं। उनका पीएचआई आप अनेक्सर 5 से रेफर कर लीजिए। फिर एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि शुरू में तुड़तुड़े को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि तुड़तुड़े से जो कर्लिंग होगा, वो कर्लिंग के अंदर अगर लाल कोड़ी आया तो वो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कवरेज प्रॉपर वहां तक जा नहीं पाएगा। तो अगर आपने शुरू में तुड़तुड़े कंट्रोल किया है तो बाद में लाल कोड़ी कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर एक और टिप है जो रामबाण उपाय है, वो ये है कि लाल कोड़ी के लिए जितना जल्दी आप फवारनी करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा कंट्रोल दिखाई देगा। जैसे आपको लगे दिखाई दे कि इक्के दुक्के झाड़ के ऊपर में कहीं पे आपको लाल कोड़ी दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे उसी टाइम आप पूरे बगीचे के अंदर फवारनी कीजिए, तो आपको 15-20 दिन या लंबे टाइम तक कंट्रोल दिखाई देगा, और आपको कम स्प्रे के अंदर में लाल कोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा। अगर आपने वो टाइम इग्नोर किया, आपको लग रहा है कि हर पत्ते पे लाल कोड़ी आ गया, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए, फिर कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप हर तीसरे दिन फवारनी करते रहोगे, आपका लाल कोड़ी कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो टाइमली जो स्प्रे है वो काफी इंपॉर्टेंट है लाल कोड़ी के लिए। फिर पता लगाने के लिए लाल कोड़ी के आप ऐसा कर सकते हैं कि हर बगीचे में कुछ ना कुछ ऑन रूट के झाड़ होते हैं, बिना रूट स्टॉक वाले, उसमें लाल कोड़ी हमेशा पहले आता है रूट स्टॉक के बजाय। पास में अगर कांग्रेस घास है, पार्थेनियम घास है, तो वो उसमें लाल कोड़ी पहले आता है। फिर जो पत्ते होते हैं, पत्ता की जो मिडल वाली शिरा है उसके पास से लाल कोड़ी पड़ना शुरू होता है, तो उसको लेंस की मदद से देखिए कि वहां पे लाल कोड़ी दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक्स। फिर अगर पानी की कमतरता मत रहने दीजिए, अगर पानी कम हुआ तो लाल कोड़ी का अटैक बढ़ जाएगा। फिर फरवरी मार्च के आसपास में तापमान बढ़ता है, उस टाइम में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पत्तों का टेम्परेचर कम करने के लिए और मिट्टी को हटाने के लिए पत्तों से, और लाल कोड़ी के जाले को तोड़ने के लिए आप प्रेशर के साथ में पानी से धो सकते हैं। उसके बाद में जब आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो लाल कोड़ी का आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये मुख्य मुख्य बातें कीट नियंत्रण के बारे में। जितने भी हमारे कीटक हैं, हमने फ्ली बीटल जो है, कैटरपिलर जो लश्करली है, फिर तुड़तुड़े, थ्रिप्स, मिलीबग, लाल कोड़ी, और स्टेम्बोर एक रह गया, हमने लाल वाला स्टेम्बोर हमने डिस्कस किया, पर जो भूसा बार निकालता है वो स्टेम्बोर हमने डिस्कस नहीं किया। सिलोस्ट्रोमा जो प्रजाति है वो, उसका जो कंट्रोल करने का टाइम है वो ये है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का महीना, जब उसने भूसा बाहर निकालना शुरू नहीं किया। इस टाइम क्या है, अगर आपके पिछले साल बगीचे के अंदर में जो भूसा निकालने वाला था खोडली, या आपके आसपास के बगीचों में ज्यादा था, तो ये अभी टाइम है सचेत होने का, काम करने का यही टाइम है। क्या काम करना है आपको कि सुबह सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में बगीचे में जाना है। हफ्ते में एक बार भी जाएंगे तो काफी है। हर झाड़ को देखना है, खोड और वलांडा को, कि कहीं पे छोटा सा पैच, इतना सा एक पैच दिखाई देगा, गीला तो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बारिश का टाइम चला जाएगा, झाड़ सूखना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी नहीं दिखेगा खोड वलांडा पे, तभी आपको ये पैच दिखाई देगा। और सुबह के सुबह 7:30-8 बजे तक ये पैच दिखाई देगा, उसके बाद में वो पैच दिखना बंद हो जाएगा। ये क्यों दिखता है कि जो सिलोस्टर्मा है वो क्या करता है, सेपवुड जो कि गीला लकड़ी है वहां पे अंडे देगा, वहां से बच्चे बाहर निकल के जब वो खाना शुरू करेगा उस लकड़ी के ऊपर में, तो झाड़ है वो पानी निकालता है, पर पानी इतना कम होता है कि जैसे धूप निकलती है तो पानी गायब हो जाता है। तो उस टाइम में जब पानी निकल रहा है, सुबह सुबह बगीचे में जाएंगे तो तार की मदद से फटाक से, वहीं पे अड़ी बैठा हुआ है बाहर की तरफ में, हल्का सा तार की मदद से उसको निकाल के मार सकते हैं। 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है अड़ी को मारने में, और ये वो स्टेज है कि भूसा नहीं निकल रहा और आपके झाड़ को नुकसान भी नहीं हुआ। करना क्या है कि आपको हफ्ते में एक बार हर झाड़ को देखना है कि कहीं पे पानी का पैच तो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ यही टेक्निक अपना के ये जो प्रजाति भूसा निकालने वाली है खोड कीट की, आपको हमेशा के लिए अपने बगीचे से छुटकारा पा सकते हैं। मेहनत का काम है, आपको हफ्ते में कम से कम एक बार 2 घंटे अपने बगीचों को देने हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर महीने तक। ये टाइम है जब आपको दिखाई देगा। अक्टूबर में कम दिखेगा, दिसंबर के महीने में आपको सबसे ज्यादा ये सिचुएशन दिखाई देगी। तो ये तकनीक आप यूज कर सकते हैं।
फिर एक प्रजाति है जो कि भूसा नहीं निकालता और वाड़वे की तरह खाता है, अंदर पाउडर बना देगा पूरा, उसका नाम है स्ट्रोमेशियम बार्बेटम। उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। उसका जो कंट्रोल करने का टाइम था वो ऑलरेडी चला गया है। जून के महीने में 15 दिन आपको काम करना है बगीचे के अंदर में, बस उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसकी सारी की सारी जानकारी, उसका जीवन चक्र कंट्रोल कैसे करना है, वो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। आपको यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं। एक स्ट्रोमेशियम बार्बेटम नामक तना छेदक का नियंत्रण नाम से एक वीडियो है, वो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मुख्य बातें इस सीजन के अंदर में कंट्रोल करने के लिए कीड़ नियंत्रण विषय के बारे में टिप्स दिए मैंने आपको कि ये जो लेक्चर वगैरह होते हैं हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, प्रेजेंटेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसका पर्पज़ यही था कि आपको छोटे छोटे टिट बिट्स जो हैं कि जो अभी आप कंट्रोल मेजर लेते हैं उनको इफेक्टिव तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा उस टाइप का नॉलेज देने का प्रयास किया मैंने। और शुभेच्छा है कि अच्छा अंगूर बनाएंगे आप और खूब पैसा कमाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं अभी। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ट्रिप्स के लिए एक स्पेसिफाइड शेड्यूल वगैरह क्या है आप ट्रिप्स कंट्रोल के लिए, स्प्रे के लिए स्पेसिफाइड शेड्यूल कुछ रहेगा सर? शेड्यूल बेस स्प्रे हम रेकमेंड नहीं करते। हमारा अच्छा मॉनिटरिंग कीजिए और उसके बाद में ही आप डिसीजन लीजिए। ट्रिप्स के लिए अच्छा। आप कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेज के अंदर में, जैसे कि अपना स्प्राउटिंग से लेके फूल आने की अवस्था जो है उस टाइम आप क्या अच्छा कर सकते हैं कि फिप्रोनिल है, फूल आने की अवस्था से पहले फिप्रोनिल, इमामेक्टिन, बेंजोएट है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। स्पिनोसाइड यूज कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम फ्ली बीटल का भी अटैक होता है। फिर फूल आने की अवस्था और 10 mm बेरी साइज पे आपको कम से कम 3-4 प्रिवेंटिव एप्लीकेशन लेना चाहिए क्योंकि वो काफी ससेप्टेबल स्टेज होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने पहला स्पिनोसाइड ले लिया, फिर सैंट्रेनिलप्रोल का एक ले लिया, स्पाइनोट्राम ले लिया, और ये सारे केमिकल है हमारे पास में ऑप्शन है, उस टाइम ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। फिर क्या है कि एक बार सेटिंग के बाद में जितना भी एक्सेस शूट ग्रोथ है, एक्सेस वाड़ जो है, उसको निकालते रहिए, आपका ट्रिप्स कंट्रोल में रहेगा। तो ये कंट्रोल करने के बाद सर सर नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा हमारा वो एनआरसी का वो ट्रिप्स और रेड मैट्स और वो कोड कीड़े आता है ना सर, उसका शेड्यूल चाहिए सर उसका। शेड्यूल नहीं बनाते हम, शेड्यूल बेस मैनेजमेंट नहीं देते हम। वैसे अगर आपको एक हमारा बायो इंटेंसिव मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटेजी है हाँ जिसमें सर। ब्रॉड शेड्यूल दिया हुआ है, मतलब कि डे वाइज नहीं है पर स्टेज हाँ वाइज है कि किस स्टेज में आपका क्या क्या करना है। ओके वो आपको मिल सकता है हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में सेल के लिए अवेलेबल है वो, तो ओके सर। वो भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ओके सर। और किसी के क्वेश्चन है? एक राइज हैंड करके है, अभय करके है। अभय जी प्लीज अनम्यूट करिए और अब बात कर सकते हैं। हाँ मैडम अभय सर इज आवर एसएडीएस सर है। ओके ओके ओके। उन्होंने अभय राइज सर ಕೇಳಿಸ್ತಾ सर अभय कैसे सर? हाँ सर कैसा सर हाँ सर माताड्र सर 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 वो मैं हमारे डिपार्टमेंट के एसएडीएस सर है, सीनियर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट हार्टिकल्चर ऑफिसर। ओके 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 सर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो राइज। मैडम 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 उनको बोलने के लिए वो बोल सकते हैं अभय सर? हाँ बोल सकते हैं अभी वो। आ, अनम्यूट पे आ, क्लिक आ, कीजिएगा अभय सर। अभय सर अनम्यूट ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್। हाँ हाँ आप बोल सकते हैं। कैसे सुन रहे हैं ना मैडम? हाँ 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 सर बोलिए बोलिए। ಕೇಳಿಸ್ಲಾತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ। सर नमस्ते। और एक जो स्पोडोप्टेरा का आप बोला ना सर, हाँ जी। मैं खुद मेरा बीटल वाइन है सर, बीटल वाइन ओके। सर। उसमें जो उसमें भी स्पोडोप्टेरा का बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको। टोबैको पाउडर डस्टिंग किया था हमने, प्रोक्लेम और सब पाउडरिंग के बाद भी कंट्रोल नहीं आया।
और वो हरा पत्ता ही कट करता है तो रेसिड्यू केमिकल का बहुत प्रॉब्लम सोच के हमने टोबैको पाउडर डस्टिंग किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। गुड, वेरी गुड। हाँ सर, और मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं इस साल एक्सपोर्ट का प्लान कर रहा है सर, फर्स्ट क्रॉप है सर मेरा। हेलो, सुन रहे हैं ना सर? हाँ जी, सुन रहा, बताइए। हाँ, मैं अभी क्या इधर भी डस्टिंग कर सकते क्या जो टोबैको का? कोई इशू रेसिड्यू का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं बता सकता मैं। टोबैको डस्ट मिलता क्या है आपको? हाँ मिलता है सर, इधर मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हमारा ये निपानी एरिया में बहुत सर टोबैको ग्रो करता है सर इधर लोग। ओके। हाँ सर, डस्ट। ये रेगुलेटेड है निकोटिन जो है इसमें, तो हाँ सर। कमेंट नहीं करूंगा। वैसे लेवल क्लेम नहीं है हेलो तो हम यूज नहीं करेंगे। सर, रेगुलेटेड है क्या सर वो? पता नहीं, मुझे टोबैको के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। निकोटिन सल्फेट इंडिया में सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ सर। और सर निकोटिन सल्फेट इंडिया में यूज के लिए बैन है, अलाउड नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट शायद अलाउड है इसका। तो टोबैको डस्ट के बारे में मुझे पता नहीं, उसमें निकोटिन सल्फेट ही होता है सर। तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या देवी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर यादव सर। अभय जी, आपकी भी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ। टोबैको डस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप अपना बगीचा डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, और क्वेश्चन? और कुछ क्वेश्चन है किसी के? ठीक है जी, भोसले सर। अभय सर जी, इस पर आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अभय सर डिस्कनेक्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा भोसले सर, अभी आप आभार प्रदर्शन करेंगे यादव सर जी? अच्छा मैडम। हाँ अच्छा मैडम। अच्छा मैडम। और कुलकर्णी सर है वहाँ पे? जी, नहीं है, वो भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। अच्छा 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 हाँ अच्छा। अ, दीपेंद्र सर जी, बहुत डायनामिकली आपने सब कुछ बता दिया। सिर्फ यही कि आपका स्लाइड नहीं था। स्लाइड रहेगा तो फेसबुक पे अपलोड करके और बार जो हिंदी अच्छा से नहीं जान सकते हैं ना, वो पढ़ के सीख लेते थे। वो रहे तो बेहतर होता रहता था। लेकिन वी विल फाइंड गेट बेस्ट अप्रोच। इसीलिए दीपेंद्र यादव सर को और किसान नेट ऐप के मैडम और कुलकर्णी सर को और हमारे पूरी टीम को मैं सेंड अप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಹಾ, ಎದ್ರ ಬದ್ರ